साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 14.1 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोज है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोज जो है आराम से देखो। तो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है वो है निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। यानी कि यहाँ पर टोटल हमें 5 प्रश्न दिए हैं और ये जो कथन है इनको हमें पूरा करना है। पहला प्रश्न है घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर खाली जगह है। तो देखो इंट्रोडक्शन वाली में वीडियो में मैंने बताया था कोई भी घटना घटित होती है और उसकी प्रायिकता अगर हम पी ई से दर्शाते हैं और कोई भी घटना घटित नहीं होती है इसको हम पी ई और ई के ऊपर बार के निशान से दर्शाते हैं। इनका हमेशा जो योग होता है वो कितना होता है, 1 होता है ना। ये चीज़ मेरे बताई हुई है इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, इसलिए प्रायिकता बराबर यहाँ कितनी है, 1 है। ठीक है। फिर देखो दूसरा प्रश्न है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है खाली जगह है। यानी कि कोई भी घटना अगर घटित नहीं होती है इसका मतलब है उसके घटित होने की प्रायिकता 0 है। ऐसी घटना खाली जगह कहलाती है और जिसकी प्रायिकता 0 होती है उसको हम असंभव घटना कहते हैं या असंभव प्रायिकता कहते हैं। असंभव घटना। फिर देखो तीसरा प्रश्न है उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। यानी कोई भी घटना है और उसका घटित होना निश्चित है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सिक्का है, सिक्के में एक हेड होता है एक टेल होता है। मैंने कहा कि अगर मैं सिक्का उछालूंगा तो 100% है कि वो नीचे गिरने पर टेल आएगा और वास्तव में टेल ही आता है। तो हम क्या कहते हैं कि ये एक निश्चित घटना है, निश्चित प्रायिकता है, इसका मान हमेशा कितना होगा, 1 होगा। ऐसी घटना को क्या कहते हैं, ऐसी घटना को हम निश्चित घटना कहते हैं। फिर चौथा प्रश्न है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग बराबर खाली जगह है। तो हम जब प्रायिकता पढ़ते हैं तो आपने मान लो कितनी ही घटनाएं ले ली, जैसे E1 एक घटना हो गई, फिर E2 दूसरी घटना हो गई, E3 तीसरी घटना हो गई। इन सभी प्रायिकताओं का योग हमेशा कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आएगा। फिर अंतिम प्रश्न है किसी घटना की प्रायिकता खाली जगह से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा खाली जगह से छोटी या उसके बराबर होती है। तो देखो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने बताया था कि जो प्रायिकता होती है इन प्रायिकताओं का मान 0 हो सकता है या 1 भी हो सकता है या फिर 0 से अधिक और 1 से कम भी हो सकता है। यानी 0 भी हो सकती है तो नीचे बराबर का निशान आएगा, 1 भी हो सकती है इसलिए नीचे बराबर का निशान आएगा, 0 से बड़ी भी हो सकती है, 1 से कम भी हो सकती है, इसलिए यहाँ 0 से बड़े का निशान और 1 से कम का निशान भी आएगा। ठीक है, तो ये हमें बताना है कि किसी भी घटना की प्रायिकता जो है वो 0 से बड़ी या इसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो इस प्रकार से ये हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न 2 है निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। तो पहले हम ये समझते हैं कि ये समप्रायिक क्या होता है ना। तो देखो जिस घटना के अंदर हमें समान अवसर मिलता है उसको हम समप्रायिक कहते हैं। जैसे सिक्के में केवल 2 पहलू होता है, एक चित्त होता है और एक पट, यानी कि एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो दोनों में से कोई एक ही आंसर हमें मिलेगा जब वो धरती पर गिरेगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी दोनों के आने का 50-50% चांस है ना। तो ऐसी घटनाओं को हम समप्रायिक घटना कहते हैं। तो इन प्रश्नों को हमें पढ़ना है और हमें बताना है कि वो समप्रायिक है या नहीं है। पहला प्रश्न है एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। तो देखो यह समप्रायिक घटना नहीं है, क्योंकि देखो जब ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है तो हर बार कार स्टार्ट हो जाती है। जब तक कार खराब नहीं होती है तब तक कार नहीं स्टार्ट होती है, लेकिन हम देखते हैं कि अधिकांश बार कार जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर स्टार्ट होना और स्टार्ट होना दोनों में 50-50% नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये समप्रायिक नहीं है ना। फिर दूसरा प्रश्न देखो एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है,
वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। तो देखो ये घटना भी सांप्रदायिक नहीं है, क्योंकि इसमें जो अच्छा खिलाड़ी होगा वो हर बार बास्केटबॉल में बॉल डाल देगा, लेकिन जो खराब खिलाड़ी होगा वो कितनी ही बार कोशिश कर ले वो बास्केटबॉल में बॉल नहीं डाल सकता। हाँ, ऐसा हो सकता है वो एक दो बार सक्सेस हो जाए, लेकिन हर बार वो सक्सेस नहीं हो सकता है। तो ये वो दोनों ही घटनाएं क्या है, सांप्रदायिक नहीं है। तो इसका आप उत्तर ऐसे लिखोगे, पहला उत्तर हो जाएगा यह घटना सांप्रदायिक नहीं है, क्योंकि ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है तो प्राय कार चलना प्रारंभ हो जाती है। और दूसरे का उत्तर है यह सांप्रदायिक नहीं है, क्योंकि एक अच्छा खिलाड़ी अधिकतम बास्केटबॉल बास्केट में डाल देता है, जबकि एक खराब खिलाड़ी हर बार बास्केट में बॉल नहीं डाल पाता। ठीक है, तो ये पहले और दूसरे के उत्तर हो गए। फिर देखो तीसरे का उत्तर, एक सत्य और असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत है। तो देखो यहाँ पर ये हमारी सांप्रदायिक घटना है, क्योंकि जैसे मान लो कोई भी मुझे एक सत्य असत्य प्रश्न दे दे, ठीक है, तो अगर मैं उसमें आंख मीच कर सत्य लिख देता हूँ तो हो सकता है वो मेरा सही हो जाए और हो सकता है वो मेरा गलत हो जाए, यानी दोनों के ही आने के 50-50% चांस है। तो जब 50-50% चांस होता है तब उस घटना को हम सांप्रदायिक घटना कहते हैं। फिर देखो चौथा प्रश्न, एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या एक लड़की है। तो देखो इसमें भी 50-50% चांस है। जब बच्चा जन्म लेता है तो हम कहते हैं कि भाई लड़का हुआ, तो हो सकता है लड़का हो, है ना, या फिर हम कहें जब लड़का हो और उसके स्थान पर लड़की हो जाए। तो यहाँ पर भी समान अवसर दोनों को मिल रहा है, 50-50% चांस है ना। तो ऐसी घटनाओं को हम सांप्रदायिक घटना कहते हैं। तो तीसरे का उत्तर होगा यह सांप्रदायिक है, क्योंकि इसमें केवल दो विकल्प है, सत्य और असत्य, है ना। फिर चौथा प्रश्न का उत्तर है यह सांप्रदायिक है, क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तब या तो वह लड़का होगा या लड़की, दोनों को समान अवसर है। बात समझ में आ गई। तो ये आपके दूसरे प्रश्न के उत्तर हो जाएंगे। अब देखो प्रश्न 3 है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। तो इसका उत्तर है क्योंकि सिक्के के केवल दो पहलू होते हैं, चित्त या पट, इसलिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो टीम है, अब पहले कौन बल्लेबाजी करेगा और पहले कौन गेंदबाजी करेगा, इसका फैसला करना है। तो हम क्या करते हैं, दोनों टीम को आमने सामने खड़ा कर कर सिक्का उछालते हैं और किसी एक को बोलने का कहते हैं। जब वो खिलाड़ी बोलता है, ठीक है, तो वो अगर जीत जाता है तो वो निर्णय लेता है कि वो पहले बल्लेबाजी करेगा या गेंदबाजी करेगा, है ना। क्योंकि सिक्के में केवल दो चीज़ें होती है, या तो हेड होता है या टेल होता है, जिसको हम चित्त या पट भी कहते हैं, है ना। तो हेड या टेल होता है, इसलिए केवल दो पहलू होते हैं, इसलिए ये न्याय संगत विधि होती है ना। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो हमने क्या पढ़ा है कि जो प्रायिकता होती है वो 0 या 1 या फिर इनके बीच की होती है। यानी यहाँ पर मैंने संख्या रेखा बनाई है, 0 के इधर सारी प्लस की संख्या है, 0 के इधर माइनस की संख्या है, और जो प्रायिकता होती है वो 0 या 1 या इसके बीच की होती है ना। यानी प्रायिकता के बारे में हमने क्या पढ़ा कि जो प्रायिकता होती है वो 0 या 1 के बीच की, या दोनों, या 0 या फिर 1 हो सकती है ना। तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है, इसमें ये पता चल रहा है कि प्रायिकता जो होती है वो धनात्मक होती है, ठीक है, ऋणात्मक नहीं हो सकती। दूसरी चीज़, प्रायिकता जो होती है वो 0 और 1 के बीच की है, इसका मतलब वो परिमेय संख्या हो सकती है, यानी बट्टे वाली संख्या हो सकती है ना। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए जो है वो 2/3। अब 2/3 अगर मैं 2 में 3 का भाग दूँ, ठीक है, तो जो भी उत्तर आएगा वो 1 से कम आएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है, ये प्रायिकता हो सकती है। फिर बी देखो, -1.5। तो पहली बात तो यहाँ माइनस आ गया, ऋणात्मक संख्या आ गई, इसलिए ये हमारी प्रायिकता नहीं हो सकती। दूसरी चीज़, ये 1.5 जो है वो 1 से ज़्यादा है, तो वैसे भी ये प्रायिकता नहीं हो सकती। तो दोनों ही इसमें कारण आ गए, तो ये हमारा उत्तर बी हो जाएगा, ये प्रायिकता हमारी नहीं हो सकती। फिर देखो सी 15%। अब 15% का मतलब क्या होता है, देखो 15% का मतलब होता है 15 और परसेंट हटाने पर आता है नीचे बट्टा 100 में। 15/100 जो है, जब 15 में हम 100 का भाग देंगे तो हमें 0 और 1 के बीच में उत्तर मिलेगा, इसलिए ये हमारी प्रायिकता हो सकती है। फिर डी है 0.7। 0.7 जो है वो 0 और 1 के बीच का है
है ना, इसलिए ये भी प्रायिकता हमारी हो सकती है। तो कौन सा उत्तर है यहाँ पर? बी उत्तर है, क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या है, ये हमारी प्रायिकता नहीं हो सकती। और हमें प्रश्न में यही पूछा है कि इनमें से कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती है। ठीक है, फिर देखो 5वां प्रश्न, यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी? तो इसके लिए मैं आपको एक सूत्र बता चुका हूँ। देखो सबसे पहले हमें क्या दिया है? हमें दिया है PE बराबर 0.05, है ना, ये हमें दिया हुआ है। और हमें ज्ञात क्या करना है? हमें PE नहीं, इसको E के ऊपर जब हम बार लगाते हैं तो इसको हम PE नहीं बोलते हैं। ठीक है, ये हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो एक सूत्र हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं? कि जो PE है और जो PE नहीं है, इन दोनों की जोड़ हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। अब PE हमें दिया हुआ है तो PE के नीचे हम 0.05 लिखेंगे, फिर सूत्र का प्लस, और PE नहीं हमें ज्ञात करना है और बराबर में 1। तो ये 0.5 हम उधर भेजेंगे और PE नहीं और 1 अपनी जगह पर, ये उधर गया तो प्लस का माइनस 0.05 हो जाएगा। अब हमें घटाना है, घटाना कैसे है वो भी देख लो भाई। 1 है, 1 के आगे कुछ नहीं है तो पॉइंट लगाकर हम डबल जीरो लगा सकते हैं। फिर ये संख्या क्या है? 0.05, तो पॉइंट के नीचे हमें पॉइंट लिखना है। अब घटाना है, देखो 10 में से 5 गया 5, ये 9 हो गया, 9 में से 0 गया 9, इसने इनको उधार दिया था तो ये 0 बच गया, यानी हमारा उत्तर आ गया 0.95। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 4 और 5 करना है। प्रश्न 6 है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली, पहले का प्रश्न है, संतरे की महक वाली है। तो देखो यहाँ प्रश्न में हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो थैला है उसमें केवल नींबू के महक वाली मीठी गोलियां हैं, उसमें संतरे की महक वाली गोली तो है ही नहीं। तो अब प्रश्न कह रहा है कि उसकी क्या प्रायिकता है कि उसमें संतरे की महक वाली है, जबकि संतरे की तो कोई गोलियां है ही नहीं उसमें। इसका मतलब ऐसा संभव नहीं है, ये घटना संभव नहीं है। तो ये जब संभव घटना नहीं है तो हम कहेंगे कि इसकी जो प्रायिकता है, प्रायिकता हम PE से लिखते हैं ना, इसकी जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी? 0 होगी। क्यों होगी 0? क्योंकि यह असंभव घटना है, असंभव घटना है ना, क्योंकि उस थैले में तो केवल नींबू की मीठी गोलियां है, उसमें तो संतरे की गोलियां है ही नहीं, इसलिए इसकी प्रायिकता 0 होगी। अब नींबू की महक है, इसकी क्या प्रायिकता है? तो देखो यहाँ पर प्रायिकता इसकी 100% होगी, यानी कि 1, प्रायिकता क्या होगी? 1 होगी, क्योंकि यह एक निश्चित घटना है, निश्चित घटना है ना, क्योंकि उस थैले में तो केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां ही हैं, इसलिए जब वह थैले में हाथ डालेगी तो उसको 100% है कि नींबू की गोली ही मिलेगी, इसलिए इसकी प्रायिकता जो है वो कितनी होगी? 1 होगी, और ये निश्चित घटना है और ये ऊपर वाली असंभव घटना है। प्रश्न 7 है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है, यानी कि उनका जन्मदिन नहीं होगा उस दिन, उसकी प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, यानी कि जो हमने देखो प्रश्न पढ़ा था कि प्रायिकता नहीं है ना, प्रायिकता नहीं है, वो हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 0.992, कि उन दोनों विद्यार्थियों का उस दिन जन्मदिन नहीं होने की जो प्रायिकता है, नहीं मतलब ई के ऊपर बार है ना, वो हमें दे रखा है। और इस बार जो है हमें PE ज्ञात करना है, PE ज्ञात करना है, यानी कि इन दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन उस दिन होगा, उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ भी देखो PE और PE नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमें वही सूत्र लगाना है। कौन सा सूत्र? कि PE प्लस PE नहीं, इन दोनों का योग हमेशा कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर अब की बार हमें PE नहीं दे रखा है और PE हमें ज्ञात करना है, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 0.992 और बराबर में आएगा 1। इसको हम उधर भेजेंगे तो PE और 1 अपनी जगह पर, ये उधर गया तो प्लस का उधर जाके हो गया माइनस का 0.992, है ना। अब हमें 1.30 लगा दो इसके पीछे, है ना,
पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर है 9 9 2 और इधर है 0। अब घटाओ तो देखो ये सबको उधार देगा, ये इसको उधार देगा 10 बनेगा, फिर ये इसको उधार देगा तो ये 10 बनेगा, ये 9 बन जाएगा, ये इसको उधार देगा तो ये 10 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा। ठीक है, तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, और इसने सबको उधार दिया तो यहाँ 0 बच गया। तो हमारी जो दोनों का जन्मदिन एक ही होने की प्रायिकता, एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या आ गई, 0.008 आ गई, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न 8 है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिया निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो और लाल नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें दे रखा है पहले हम वो लिख देते हैं। हमें यहाँ दिया है कि जो लाल गेंद है, लाल गेंद उसकी संख्या कितनी है, 3 है। जो काली गेंद है, काली गेंद उनकी संख्या कितनी है, तो यहाँ पर 5 है। अब कुल गेंदें, तो कुल गेंदें इनको जोड़े हम तो कितनी आएगी, 8 आएगी। ये चीज़ जो है हमें दी हुई है। ठीक है, अब हमें पहले ज्ञात करना है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि उस थैले में जब हम एक गेंद निकालेंगे बिना देखे, यादृच्छिया का मतलब बिना देखे एक गेंद निकालेंगे कि वो लाल हो और लाल नहीं हो, तो हम पहले प्रश्न का उत्तर देंगे कि वो गेंद लाल हो, है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं लाल गेंद होने की प्रायिकता, ठीक है। तो प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PE बराबर अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो यहाँ पर देखो अनुकूल परिणाम, यहाँ पर किस गेंद की बात हो रही है, लाल गेंद की, तो ये हमारा अनुकूल परिणाम होगा। और लाल गेंद यहाँ पर कितनी दी हुई है, 3, तो अनुकूल परिणाम में आएगा 3। फिर कुल गेंद, तो लाल और काली दोनों मिलाकर कुल गेंदें कितनी है, 8, तो कुल परिणाम में हमारा कितना आएगा, 8। यही हमारा क्या हो जाएगा, पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ये पहले प्रश्न का आंसर हो गया। अब हमें दूसरे प्रश्न का आंसर चाहिए। तो देखो दूसरे प्रश्न में क्या चाहिए हमें, लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, लाल गेंद नहीं की प्रायिकता। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करना, तो यहाँ पर आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तो आप सूत्र लगाओ कि PE बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम, तो जो लाल गेंद नहीं है वो कितनी है, 5 है। ये 5 काली गेंद है, ये लाल गेंद नहीं है, तो अब की बार हमारा अनुकूल परिणाम 5 आएगा। और कुल परिणाम यानी टोटल गेंदें कितनी हैं, 8, तो उत्तर आ जाएगा PE बराबर 5/8। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके से भी हम उत्तर निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका भी समझ लो। जैसे देखो हमने क्या पढ़ा था कि भाई लाल गेंद होने की प्रायिकता PE और लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता PE के ऊपर बाहर, इनकी जोड़ कितनी होगी, 1। अब लाल गेंद होने की प्रायिकता हम निकाल चुके हैं, कितनी है, 3/8, तो PE की जगह आ जाएगा 3/8। हमें PE नहीं ज्ञात करना है ना, तो ये यहीं रहेगा और 1 अपनी जगह पर। अब ये उधर जाएगा तो PE बार अपनी जगह पर, 1 अपनी जगह पर, ये उधर गया तो माइनस का 3/8 हो जाएगा। अब इनका हमें क्या करना है, लसापा लेना है, तो हम 1/1 लिख सकते हैं, है ना। अब लसापा लेंगे तो देखो नीचे आएगा 8, 8 और 1 का गुणा 8 होता है। अब क्रॉस गुणा करेंगे, 8 का 1 से गुणा 8 माइनस 1 का 3 से गुणा 3, 8 में से 3 गया 5/8। तो आपके पास 2 तरीके हैं, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो और आप चाहो तो ऐसे भी इसको कर सकते हो। ठीक है, प्रश्न 9 है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डब्बे में से एक कंचा यादृच्छिया निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफ़ेद है या फिर हरा नहीं है। तो पहले तो हम जो दिया है वो लिख देते हैं, क्या क्या कंचे हैं। तो सबसे पहले देखो लाल 5 कंचे, यानी कि लाल कंचे की संख्या जो है, लाल कंचे कितने हैं भाई, तो हम कहेंगे 5। फिर सफ़ेद कंचे कितने हैं, तो सफ़ेद कंचे हमारे पास है 8 और हरे कंचे है 4। ठीक है,
अब हमें चाहिए कुल कंचे। तो कुल कंचे के लिए हम क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। 5 + 8 + 4, तो देखो 8 और 4 12, 12 और 5 17, तो टोटल कंचे कितने हो गए, 17 कंचे हो गए। ये कुल कंचे, ठीक है। अब हमें इन सब प्रश्नों के पहला, दूसरा और तीसरा इनके उत्तर देने हैं। तो सबसे देखो पी ई और फिर यहाँ पर लाल, ठीक है। पी लाल होने की प्रायिकता, यानी लाल कंचे होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम इसका सूत्र हो गया, है ना। तो यहाँ पर लाल कंचे कितने हैं, लाल कंचे 5 है, तो यहाँ पर 5 आएगा। और कुल कंचे कितने हैं, 17, तो नीचे हमारा कितना आएगा, 17 आएगा। ये पहले प्रश्न का हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न है सफ़ेद कंचे होने की प्रायिकता। तो आपकी जो प्रायिकता हमें चाहिए वो चाहिए सफ़ेद कंचे की, तो हमने यहाँ लिख दिया पी ई सफ़ेद, ठीक है। अब सफ़ेद कंचे कितने हैं, तो सफ़ेद कंचे 8 है, तो ऊपर 8 आएगा। और कुल कंचे कितने हैं, 17, तो नीचे 8/17 हमारा उत्तर आएगा। आप चाहो तो इस सूत्र लगाकर भी कर सकते हो। यहाँ लिख सकते हो लाल कंचे बट्टा कुल कंचे, फिर उत्तर लिख सकते हो। यहाँ लिख सकते हो सफ़ेद कंचे बट्टा कुल कंचे, फिर उत्तर लिख सकते हो। और डायरेक्ट उत्तर लिखोगे तो भी सही है, कोई गलत नहीं करेगा। फिर अब देखो तीसरे प्रश्न का उत्तर हमें चाहिए। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए, हरा कंचा नहीं है। तो कौन कौन से कंचे हरे नहीं हैं, तो हम कहेंगे भाई लाल कंचे हरे नहीं हैं और सफ़ेद कंचे हरे नहीं हैं। तो 8 और 5 को जोड़ दो, तो कितने हो गए, 13, 13/17 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हमें इसको सिस्टमेटिक ढंग से करना है तो कैसे करेंगे, तो पहले हम हरे कंचे की प्रायिकता ज्ञात करेंगे, पी ई हरा, ठीक है। तो हरे कंचे यहाँ पर कितने हैं, 4, तो अनुकूल परिणाम तो 4 हो गए, कुल परिणाम 17 हो गए, ठीक है। तो ये तो मैंने निकाला पी ई हरे की प्रायिकता। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हरा नहीं होने की प्रायिकता, है ना। हरा नहीं होने की प्रायिकता चाहिए। अब वो कैसे ज्ञात करना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पी ई हरा प्लस पी ई बार, यानी कि हरा नहीं, इन दोनों का योग हमेशा कितना होता है, 1। यहाँ आप हरा हरा नहीं ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, है ना। तो पी ई हरा जो है उसकी प्रायिकता हमें कितनी मिल रही है, यहाँ पे 4/17, तो इसकी जगह हम 4/17 लिखेंगे, प्लस ये आ जाएगा हमारा पी ई के ऊपर बार बराबर 1। इसका उत्तर हमें चाहिए तो इसको हम उधर भेजेंगे, तो पी ई नहीं बराबर 1 और ये उधर जाएगा तो माइनस का 4/17 हो जाएगा। इसको हम 1/1 लिख सकते हैं, लसअप लेंगे, 17 का 1 से गुणा करके यहाँ नीचे लिखना है 17, फिर क्रॉस गुणा करना है, तो 17 का 1 से गुणा 17 माइनस 1 का 4 से गुणा 4। अब 17 में से 4 गए तो पीछे कितने बच गए, 13, तो उत्तर हो जाएगा 13/17, है ना। ये क्या निकाला हमने, पी ई नहीं, यानी कि हरा कंचे नहीं होने की प्रायिकता, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखो हम चाहे तो यहाँ पर एक नया सूत्र बना सकते हैं। देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि यहाँ पर कुल जो है, कुल कंचे जो है वो आ रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ पर जो हरे कंचे हैं वो आ रहे हैं और नीचे हमारे कुल कंचे वापस आ रहे हैं। तो जब ये सूत्र हम अप्लाई करेंगे तो जो हरे कंचे नहीं हैं उसकी प्रायिकता हमें मिल जाएगी। तो आगे के जितने भी प्रश्न आएंगे उसमें हम यही सूत्र अप्लाई करेंगे और सीधा उत्तर निकालेंगे, ठीक है। प्रश्न 10 है, एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने की परिणाम समप्रायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का सिक्का होगा और 5 रुपये का सिक्का नहीं होगा। तो यहाँ पर जो पहले हमें दिया हुआ है हम पहले वो लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखो हमें एक पिगी बैंक दिया है जिसमें 50 पैसे के कुल 100 सिक्के हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 50 पैसे के सिक्के। तो यहाँ पर उनकी टोटल संख्या कितनी दी हुई है, 100 दी हुई है। फिर उसके बाद 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, यानी कि 1 रुपये के जो सिक्के हैं उनकी संख्या हमें दी है 50। फिर 2 रुपये के 20 सिक्के हैं, तो 2 रुपये के सिक्के कितने हैं, 20, और फाइनल है 5 रुपये के सिक्के। तो यहाँ लिखेंगे 5 रुपये के जो सिक्के हैं उनकी संख्या हमें दी है
10 है ना, 10 सिक्के हैं, 10। तो यहाँ कुल सिक्के कितने हो गए, तो कुल सिक्के हम सबको जोड़ेंगे तो चलो 50 रुपये के 100 सिक्के हैं, 1 रुपये का 50 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। सबको जोड़े तो 100 और 50 150, 150 और 20 170 और 10 180। तो कुल आपके सिक्के कितने हो गए, 180 हो गए। अब इन प्रश्नों के हम उत्तर देंगे। तो पहला क्या है, पहला है 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता, सिक्का होने की प्रायिकता, यहाँ होने कर देना, होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता क्या होगी, पीई बराबर, हमें एक तो चाहिए 50 पैसे के सिक्के, ऊपर क्या चाहिए 50 पैसे के सिक्के बटा नीचे चाहिए कुल सिक्के। ठीक है, तो 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी है 100 बटा कुल सिक्के कितने हैं 180, तो नीचे आएगा 180 और ये हमारी क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी। 1 0 से 1 0 कटेगा, यहाँ पर 2 का भाग देंगे तो 2 पंजे 10, यहाँ 2 का भाग देंगे 2 9 18 और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमें दूसरे प्रश्न का उत्तर देना है। तो यहाँ है 5 रुपये का नहीं होगा, यानी 5 रुपये के सिक्का नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता। तो देखो अब हम सूत्र समझ सकते हैं कि जो हमने प्रश्न 9 किया था उसमें सूत्र क्या था कि भाई कुल सिक्के कितने हैं, कुल सिक्के है ना, और जिसका ये नहीं बोल रहा है उसके सिक्के 5 रुपये के सिक्के, 5 रुपये के सिक्के, उसमें से इसको हमें घटाना है बट्टा वापस क्या आ जाएंगे, कुल सिक्के आ जाएंगे, कुल सिक्के। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पीई नहीं की प्रायिकता हो जाएगी, और किसकी, 5 रुपये वाले की, है ना। तो अब हमें क्या करना है, पीई नहीं की प्रायिकता चाहिए। तो कुल सिक्के कितने हैं 180 माइनस 5 रुपये के सिक्के कितने हैं 10 बट्टा कुल सिक्के वापस कितने हैं 180। तो 180 में से 10 गया तो ये आ गया 170 बट्टा नीचे आ गया 180, 1 0 से 1 0 कट गया तो उत्तर आ गया हमारा 17 बट्टा 18 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो जब किसी भी चीज़ की हमें नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो उसमें हमें क्या सूत्र लगाना है कि भाई कुल परिणाम कितने हैं उनमें से अनुकूल परिणाम निकाल दो, यानी कि जिसके बारे में पूछ रहा है वो परिणाम निकाल दो बट्टा नीचे कुल परिणाम वापस लगा दो, तो आपकी जो पीई बार है उसका सूत्र आ जाएगा, है ना। अब ये सूत्र आपको याद रखना है, कब, जब आपको पीई बार नहीं पूछे तब। प्रश्न 11 है, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली यादृच्छिया उसे देने के लिए निकालती है। देखिए आकृति 14.4। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है, यानी कि हमें एक जल जीव कुंड दिया है और इसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं। अब इसके पास एक ग्राहक आता है और कहता है एक मछली हमें दीजिए। तो इसमें क्या क्या है, तो देखो 5 तो नर मछली है और 8 मादा मछली है, सब मिक्स है ना। अब ये इसमें से बिना देखे, यादृच्छिक का मतलब बिना देखे एक मछली निकाल देती है। अब वो मछली जो है वो नर होगी, इसकी प्रायिकता क्या है वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो हमें दिया वो लिख देते हैं भाई 5 नर मछली है, यानी नर मछली की जो संख्या है वो है 5। फिर मादा मछली, तो देखो मादा मछली उसकी संख्या हमें दी है 8। तो जो कुल मछलियां हैं, कुल मछलियां वो हम निकालेंगे कैसे, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 5 कितना होता है 13 होता है। ये चीज़ हमें दी हुई है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है नर मछली की, है ना। तो यहाँ लिखेंगे नर मछली की प्रायिकता पीई बराबर अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम में क्या आएगा, नर मछली की संख्या बट्टा कुल मछलियों की संख्या। तो नर मछली कितनी है, नर मछली 5 है
और कुल मछलियाँ कितनी हैं 13, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न 12 है, संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित 1 8 को करेगा। यानी कि हमें यहाँ पर एक सर्कल दिया है और इस सर्कल को हम घुमा सकते हैं और इस पर एक तीर लगा है। जब मैं इस सर्कल को घुमाऊंगा तो वो तीर जो है वो किसी भी संख्या पर आ सकता है। अब यहाँ पर वो तीर 8 पर आएगा, इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो पहला प्रश्न हम करते हैं। तो यहाँ पर देखो 8 इसमें कितनी बार है, तो 8 इसमें केवल एक बार है ना। तो 8 आने के परिणाम कितने हैं भाई, 8 आने के परिणाम, तो टोटल एक परिणाम है। और कुल परिणाम कितने हैं इसमें, कुल परिणाम इसमें है हमारे पास में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुल परिणाम 8 है। बात समझ में आई कि भाई ये तीर जो है वो 8 पर आएगा, तो ऐसा 8 हमें कितनी बार यहाँ दिखाई दे रहा है, केवल एक बार दिखाई दे रहा है। तो 8 आने के परिणाम केवल एक है। और कुल परिणाम यहाँ पर कुल कितने अंक हैं, तो यहाँ टोटल हम इनको गिन सकते हैं 8 अंक है। ऐसे भी गिन लो आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बात समझ में आई। तो कुल 8 परिणाम है। तो यहाँ पर इसकी जो प्रायिकता बनेगी है ना, PE 8 आने की जो प्रायिकता बनेगी वो होगी अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम 8। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर देखो दूसरा प्रश्न, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर विषम अंक जो है वो क्या क्या है, तो देखो विषम संख्या 1 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद 5 है और फिर 7 है। तो कुल यहाँ परिणाम कितने हुए, परिणाम कितने हुए, तो 1, 2, 3, 4 है ना, अनुकूल परिणाम 4 हुए। और कुल परिणाम कितने हैं, तो यहाँ कुल जो परिणाम है वो टोटल 8 है। ये 8 संख्याएं हैं। तो इसकी जो प्रायिकता बनेगी यानी विषम अंक आने की प्रायिकता, ठीक है, वो क्या बनेगी, अनुकूल परिणाम कितने हैं 4, कुल परिणाम कितने हैं 8, भाग देंगे 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी 1/2 इसका उत्तर आएगा। इसी प्रकार देखो 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, ठीक है, यानी ये जो तीर है वो 2 से बड़ी संख्या किसी में भी आ सकता है, उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ भी देखो हमें पहले अनुकूल परिणाम निकालने हैं, यानी कि 2 से बड़े अंक। तो यहाँ 2 से जो बड़े अंक है वो क्या है, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये सभी 2 से बड़े हैं। तो यहाँ पर परिणाम कितने हुए, यहाँ पर ये जो परिणाम है वो कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि अनुकूल परिणाम हमारे 6 हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर कुल परिणाम कितने हैं, तो जो कुल परिणाम है वो तो फिक्स है, कितने हैं 8 है, ठीक है। अब हमें चाहिए प्रायिकता, और प्रायिकता कितनी, 2 से बड़ी अंक की प्रायिकता चाहिए। तो PE बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम तो हमारे 6 हैं, यानी 2 से बड़े अंक आने की प्रायिकता, और कुल परिणाम कितने हैं 8, यानी ये हो गया 6/8, काटेंगे इसको तो 2 त्रिया 6 और 2 चौक 8, 3/4 हमारे यहाँ का आंसर होगा। फिर अंतिम प्रश्न देखो क्या है, 9 से छोटी संख्या को करेगा, यानी 9 से छोटी, तो 9 से छोटी तो ये सारी 9 से छोटी ही है ना। तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का उत्तर 9 से छोटे अंक यहाँ है 1, 2, 3, फिर 4, 5, 6, 7 और 8, ये सभी 9 से छोटे हैं। तो यहाँ पर परिणाम कितने हुए, अनुकूल परिणाम हो गए हमारे पास 8, और कुल परिणाम कितने दे रखे हैं, तो कुल परिणाम यहाँ फिर से हमें दे रखे हैं 8। तो प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं 8, कुल परिणाम कितने हैं 8, 8, 8 कितनी बार कटा, एक बार, तो उत्तर हमारा कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न संख्या 12 करना है। प्रश्न 13 है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि जो पासा होता है उसमें क्या क्या अंक होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
यानी कुल परिणाम उसके अंदर 6 होते हैं। अब हमें यहाँ ज्ञात करना है कि वो एक अभाज्य संख्या हो। ठीक है, तो चलो ये पहला प्रश्न हम करते हैं। तो देखो, हम जानते हैं कि पासा एक बार फेंकने पर कुल परिणाम जो है वो कितने होंगे? 6 होंगे। और वो कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 और 6, है ना। टोटल कितने हैं? 6 हैं। अब हमें उसमें से एक अभाज्य संख्या चाहिए। तो इसमें देखो, अभाज्य संख्याएं क्या क्या होगी? तो हमेशा ध्यान रखना, अभाज्य संख्याएं हमेशा 2 से स्टार्ट होती है। 2 3 और 5, ये तीनों ही अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर अभाज्य संख्याएं हमारे पास कितनी है? टोटल 3 है। और वो कौन कौन सी है? 2 3 और 5। यानी ये हमारा अनुकूल परिणाम हो गया और ये हमारा कुल परिणाम हो गया। अब हमें चाहिए प्रायिकता, है ना। क्या? एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता चाहिए, क्योंकि हम पहले प्रश्न का उत्तर कर रहे हैं। तो सूत्र क्या बना? अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। और यहाँ अनुकूल परिणाम हमारे कितने हैं? हमें एक अभाज्य संख्या चाहिए ऊपर। तो अभाज्य संख्या 2 3 और 5 है, यानी टोटल परिणाम कितने हुए? 3। और कुल परिणाम कितने हैं? 6। भाग देंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फिर देखो दूसरे प्रश्न का उत्तर। तो दूसरे प्रश्न में हमें क्या पूछा है? 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, है ना। तो देखो, 2 और 6 के बीच कौन कौन सी संख्या होगी? तो 2 व 6 के बीच संख्याएं क्या क्या हो सकती है? तो 2 और 6 के बीच में चाहिए 3 4 और 5, 3 4 और 5। तो यहाँ पर कितने परिणाम हैं? 3 परिणाम है। ठीक है। और कुल परिणाम कितने हैं? तो देखो, कुल परिणाम तो फिक्स है, एक पासे में टोटल 6 होंगे, है ना। अब चाहिए प्रायिकता। तो PE बराबर क्या होगा? अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अब आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, 2 व 6 के बीच के परिणाम बट्टा कुल परिणाम, है ना। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम तो हो जाएंगे 3, कुल परिणाम हो जाएंगे 6। भाग देंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर तीसरा है एक विषम संख्या। तो यहाँ पर हम जानते हैं विषम संख्याएं क्या क्या होती है? 1 3 और 5, ये हमारी विषम संख्याएं, है ना। तो इसको कैसे करना है वो भी देख लो। तीसरा प्रश्न, विषम संख्याएं, ठीक है। तो इसमें भी 3 परिणाम हमें मिल रहे हैं। कौन कौन से? 1 3 और 5। और कुल परिणाम कितने हैं? तो कुल परिणाम तो फिक्स है, एक पासे में कुल 6 चीज़ें होती है। तो यहाँ पर हमारी प्रायिकता PE बराबर क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो यहाँ हमें विषम संख्याएं अनुकूल परिणाम पूछी हैं, कितनी है? 3। और कुल परिणाम कितने हैं? 6। भाग देंगे दोनों में 3 का, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो इसका भी उत्तर क्या आएगा? 1/2। तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 13। प्रश्न 14 है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। और हमें टोटल 6 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखो, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने ताश को अच्छी तरीके से बताया था, है ना। ताश में कितनी पत्तियां होती हैं, कौन कौन सी पत्तियां होती है, फिर भी एक बार मैं वापस बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टोटल 6 प्रश्न हैं। तो कुल पत्ते 52 होते हैं। और इन 52 पत्तों में 2 सेट होते हैं, 2 रंग के सेट होते हैं। एक तो काले रंग के सेट होता है, ठीक है, काले रंग का सेट होता है। और एक लाल रंग का सेट होता है, ठीक है। जो काले रंग के सेट होते हैं उसमें कुल 26 पत्तियां होती है। और लाल रंग के जो सेट होते हैं उसमें भी कुल 26 पत्तियां होती है, ठीक है। अब 26 पत्तियों में 2 सेट और बनते हैं, 2 सेट और बनते हैं, ठीक है। तो काले रंग की जो पत्तियां होती है उसमें से एक सेट का नाम होता है हुकुम। क्या नाम होता है? हुकुम। और दूसरे सेट का जो नाम होता है
वो होता है चीड़ी। ये दोनों जो सेट होते हैं वो कैसे रंग के होते हैं? काले रंग के होते हैं। टोटल 26 पत्तियाँ होती है। फिर ये जो हुकुम होता है उसकी 13 पत्तियाँ होती है और चिड़ी की भी 13 पत्तियाँ होती है। ठीक है। फिर उसके बाद में जो लाल रंग के होते हैं उसमें भी 2 सेट बनते हैं। एक तो पान के पत्ते के सेट बनते हैं, ये लाल रंग का होता है, और एक ईंट की पत्तियाँ बनती है, ये भी लाल होती है। ठीक है। और इनके दो जो सेट बनते हैं इनमें भी 13-13 पत्तियाँ होती है ना। यानी कि 52 पत्तियाँ है, उसमें काले रंग की 26 पत्तियाँ और लाल रंग की 26 पत्तियाँ। अब काले रंग में 2 सेट बनते हैं, एक हुकुम के और एक चिड़ी के। ये दोनों काले रंग की पत्तियाँ गिनी जाती है, दोनों के 13-13 पत्ते होते हैं। और लाल रंग में भी 2 सेट बनते हैं, पान का और ईंट का, इसमें भी 13-13 पत्तियाँ होती है। अब कौन कौन सी पत्तियाँ होती है तो अब उसको समझे। तो हुकुम में देखो सबसे पहले आता है इक्का, बादशाह, बेगम और गुल्ला। फिर उसके बाद 10, 9, 8, 7, फिर उसके बाद 6, 5, 4, 3 और 2। 2 के बाद एक आपका इक्का ही है, तो टोटल 13 पत्ते हो गए। फिर चिड़ी में भी इक्का, बादशाह, बेगम, गुल्ला, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 और 2। फिर पान के पत्ते में भी इक्का होता है, बादशाह होता है, बेगम होती है, गुल्ला होता है। फिर 10, 8, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2। फिर ईंट की जो पत्तियाँ होती है उसमें भी इक्का, बादशाह, बेगम और गुल्ला। इसको हम क्या बोलेंगे? इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम। ये गुलाम है, जे मतलब गुलाम। ठीक है। लेकिन ये गुलाम किसका है? ईंट का। ये गुलाम पान का, ये गुलाम चिड़ी का, ये गुलाम हुकुम का। तो ये सब अलग अलग है, ध्यान रखना। फिर 10, 9, 8, 7, 5, 6, 4, 3, 2। तो ये टोटल इसकी 13 पत्तियाँ हो गई। तो ये हमारे पास सेट है। एक एक पत्ती का हम जो है उनके बारे में पता कर चुके हैं। अब इन प्रश्नों के हम उत्तर देंगे। तो यहाँ पर देखो पहला प्रश्न है, लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता। यानी कि जो 52 पत्ते हैं उसको हमने अच्छी तरह से फेंट लिया और उसमें से हम एक पत्ता निकाल रहे हैं। अब वो जो पत्ता है बिना देखा देख हम निकाल रहे हैं, वो पत्ता है उसकी क्या प्रायिकता है कि वो पत्ता हमारा लाल रंग का बादशाह होगा। यानी वो लाल रंग भी हो और बादशाह भी हो। केक को हम बादशाह कहते हैं, है ना। तो देखो लाल रंग के टोटल कितने बादशाह हैं? तो लाल रंग का ये एक बादशाह और ये दूसरा बादशाह, तो लाल रंग के टोटल 2 बादशाह है। तो अनुकूल परिणाम तो हमारे हो गए 2 और कुल परिणाम कितने हो गए? 52। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब इसको करना कैसे है वो समझ लो। तो यहाँ लिखेंगे लाल रंग के बादशाह, लाल रंग के जो बादशाह है वो कितने हैं? वो है 2। और कुल पत्तियाँ जो है ताश की पत्तियाँ वो कितनी है? 52। तो इसकी प्रायिकता पी बराबर क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम हमारे कितने हैं? 2 और कुल परिणाम कितने हैं? 52। ये दोनों देखो सम संख्या है, दोनों में 2 का भाग जा रहा है। 2 एकम 2, इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, पीछे बचा 1, 2 छंग 12, 1/26 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये तो पहले का आंसर हुआ। अब दूसरा देखो, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तो देखो यहाँ पर जो बादशाह, बेगम और गुलाम जो होती हैं, ये तीनों पत्तियाँ आपकी किसकी होती है? तस्वीर वाली पत्तियाँ होती है। यानी कि यहाँ पर बादशाह में बादशाह का चित्र आता है, बेगम में बेगम का चित्र आता है और गुलाम में गुलाम का चित्र आता है। ठीक है। ये तीनों तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। तो ये बादशाह, बेगम, गुलाम इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है ना। तो टोटल कितने हो गए? 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12। तो टोटल तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं? 12 हैं। अब कौन से रंग के हैं ये हमें नहीं पूछा है, टोटल कितने तस्वीर वाले पत्ते हैं? तो टोटल 12 तस्वीर वाले पत्ते हैं, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे तस्वीर वाले पत्ते, तस्वीर वाले पत्ते। तो कितने हैं भाई? 12 है। ठीक है। और कुल ताश के पत्ते, ताश के पत्ते वो हमारे कितने हैं? 52 हैं। हमें चाहिए प्रायिकता। आप चाहो तो इसको सीधा भी लिख सकते हो 12/52, है ना। और आप चाहो तो सूत्र भी लिख सकते हो, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम तो हमारे हैं 12 और
कुल परिणाम है 52। ठीक है, तो दोनों में देखो किसका भाग जा रहा है, दोनों में 2 का भाग जा रहा है, तो इसको 2 से भाग देंगे, 2 छंग 12, इसमें 2 का भाग देंगे 26। अभी भी दोनों में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 त्रिया 6 और यहाँ भाग जाएगा 2 एकम 2, 2 त्रिया 6, 3/13 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो तीसरा प्रश्न है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो अब यहाँ पर केवल लाल रंग की बात हो रही है। ठीक है, तो लाल रंग में देखो ये तीनों तस्वीर वाले पत्ते हैं, ये तीनों तस्वीर वाले पत्ते हैं, तो 3 और 3 कितने हो गए, 6। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम अब हमारा 6 होगा, है ना। तो लाल रंग के तस्वीर के पत्ते, तस्वीर के जो पत्ते हैं, ठीक है, उनकी संख्या कितनी है, 6 है। और कुल ताश के जो पत्ते हैं, कुल पत्ते भी लिख देते हैं इनको, कितने हैं, 52। अब हमें इसका प्रायिकता चाहिए, तो प्रायिकता का सूत्र है अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो यहाँ अनुकूल परिणाम हमारे 6 हो जाएंगे, कुल परिणाम 52 हो जाएंगे और ये हमारी प्रायिकता हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर दोनों में जो है 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग देंगे, 2 त्रिया 6, यहाँ 2 का भाग देंगे, 26 बार भाग जाएगा और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। फिर इसी प्रकार देखो चौथे प्रश्न का आंसर, पान का गुलाम। अब देखो यहाँ केवल पान के गुलाम की बात हो रही है, तो यहाँ पर देखो पान ये है और उसमें गुलाम कितना है, केवल 1 है। बात समझ में आई। अगर ये कहता गुलाम की प्रायिकता, तो गुलाम यहाँ टोटल 4 है, लेकिन इसने स्पष्ट कहा है कि जो पान है उसका गुलाम, तो पान का गुलाम तो केवल 1 ही है ना। तो यहाँ पर हमारी जो प्रायिकता हो जाएगी, पान का जो गुलाम है उसकी संख्या कितनी है, केवल 1, और कुल पत्ते जो हैं ताश के वो कितने हैं, 52। तो प्रायिकता हमारी क्या हो गई, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम, यानी 1/52। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो पांचवा प्रश्न, हुकुम का पत्ता। तो देखो हुकुम के कितने पत्ते हैं, हुकुम के टोटल 13 पत्ते हैं, है ना। उसमें से एक हुकुम का पत्ता निकालेंगे, तो हुकुम के कितने पत्ते हैं, 13। अब वो कोई भी पत्ता हो सकता है, तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम हमारे 13 हो गए, यानी कि जो हुकुम के पत्ते हैं, हुकुम के पत्ते जो हैं वो टोटल 13 है, और कुल पत्ते जो हैं, कुल ताश के पत्ते जो हैं वो 52 हैं। तो प्रायिकता हमारी क्या हो गई, प्रायिकता हो गई PE बराबर 13/52, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। 13 का भाग देंगे, 13 एकम 13, 13 चौक 52, यानी 1/4 इसका आंसर आएगा। फिर अंतिम देखो 6 है, एक ईंट की बेगम। तो यहाँ पर भी एक ईंट की बेगम की बात हो रही है। तो देखो ये है ईंट और इसमें बेगम कितनी है, केवल 1 है। तो यहाँ ईंट की बेगम की जो संख्या है, छठे में ईंट की जो बेगम है उसकी जो संख्या है वो है 1, और कुल ताश के जो पत्ते हैं, है ना, वो है 52। तो इसकी जो प्रायिकता होगी PE बराबर अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम, 1/52, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो अगर आपको ये ग्राफ याद है तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप बड़ी आसानी से दे दोगे, और अगर ये ग्राफ आपको याद नहीं है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। प्रश्न 15 है, ताश के 5 पत्तों, ईंट का दल्ला, दल्ला यानी दसली हो सकती है, 10 नंबर की पत्ती, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है, फिर इसमें से यादृच्छिया एक पत्ता निकाला जाता है। यानी हमारे पास ईंट के पत्ते हैं, ईंट के कौन कौन से पत्ते हैं, तो एक तो दहला है, दहला मतलब दसली, ठीक है। फिर उसका क्या है, गुलाम, गुलाम को हम जे कहते हैं, बेगम को क्यू और बादशाह को के, और फिर इक्का, इक्का ए। तो टोटल कितनी पत्तियां हो गई हमारे पास, 5 पत्तियां हो गई, और इन 5 पत्तियों को हम उल्टा करके एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसमें से यादृच्छिया यानी बिना देखा देख एक पत्ती निकालेंगे। अब वो एक पत्ती जो निकालेंगे इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है, यानी उसमें बेगम कितनी है, केवल 1 है। तो प्रायिकता आएगी भाई बेगम 1 है और कुल पत्ते 5 है, तो उत्तर आएगा 1/5,
है ना। अब आप कहोगे कि सर कुल पत्ते तो 52 है, तो यहाँ 52 पत्तों की बात हो ही नहीं रही है, यहाँ पर 5 पत्तों की बात हो रही है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न हम कर देते हैं। देखो पहले प्रश्न में इसकी क्या प्रायिकता है कि यह एक बेगम का पत्ता है। तो देखो बेगम के पत्ते कितने हैं इसमें, बेगम का जो पत्ता है उसकी संख्या कितनी है, केवल 1 है। और कुल पत्ते जो हैं, है ना, वो कितने हैं इसमें, 5। तो प्रायिकता क्या हो गई, PE बराबर 1/5। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे प्रश्न का उत्तर देना है। दूसरा प्रश्न क्या है, यदि बेगम निकल जाती है या निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। अब जो हमने बेगम निकाली है उसको अलग रख दिया, तो जब अलग रख दिया तो अब कितने बचे, 5 बचे कि 4 बचे, 4 बचे, है ना। तो कुल परिणाम अब हमारे कितने हो गए, 4 हो गए। एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है और बी एक बेगम है। तो यहाँ पर देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया हमारा। हमने क्या करा, बेगम निकाल दी, तो बेगम निकालने के बाद कुल पत्ते, तो कुल पत्ते हमारे पास कितने बच गए, 4 बच गए। और हमें एक इक्के की प्रायिकता चाहिए, और उसमें इक्का कितना है, तो देखो इक्का की जो संख्या है वो कितनी है, केवल 1 है। तो प्रायिकता क्या होगी भाई, इक्के हमारे अनुकूल परिणाम है और कुल पत्ते 4 है, तो आंसर हो गया 1/4, ठीक है। अब यहाँ पर बी का आंसर भी हमें निकालना है। बी क्या है, एक बेगम होने की प्रायिकता। तो बेगम तो हमने साइड में रख दी थी, है ना। तो अब बेगम की संख्या कितनी है, तो बेगम जब हमने साइड में रख दी तो बेगम वहाँ पर कितनी बची, 0। और कुल पत्ते कितने हैं, तो अभी भी कुल पत्ते हमारे पास 4 है। तो प्रायिकता क्या होगी, PE बराबर 0/4 यानी कि 0, ठीक है। प्रश्न 16 है, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी हमें खराब और अच्छे दोनों ही पेन दे रखे हैं और सब एक जैसे हैं, इनको मिक्स कर दिया है। अब इसमें से हम एक कोई भी पेन उठा देते हैं, अब उसके अच्छे होने की प्रायिकता क्या होगी वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो अच्छे पेन कितने हैं, तो यहाँ लिखेंगे अच्छे पेन की जो संख्या है वो हमें दी है 132। और खराब पेन की जो संख्या हमें दी है वो दी है 12, ठीक है। अब हमें कुल पेन चाहिए, क्योंकि प्रायिकता निकालने के लिए कुल परिणाम जरूरी है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारा 144, ठीक है। अब हमें चाहिए अच्छे पेन की प्रायिकता, अच्छे पेन की प्रायिकता चाहिए, ठीक है। तो PE बराबर, भाई अच्छे पेन कितने हैं, अनुकूल परिणाम हमारे हैं 132 और कुल परिणाम कितने हैं 144, ठीक है। दोनों सम संख्या है, दोनों में हम 2 का भाग देंगे, तो 2 छंग 12, पीछे बचा 1, 2 छंग 12 बट्टा, इसमें भी 2 का भाग देंगे, 2 7 14 और 2 दूनी 4, अभी भी 2 का भाग जा रहा है, 2 त्रिया 6, 2 त्रिया 6, यहाँ भाग देंगे तो 2 त्रिया 6 और 2 छंग 12, अभी भी 2 का भाग जा रहा है, तो फिर से भाग दो 2 का, है ना। तो 2 का भाग नहीं जा रहा है, सॉरी, अब 3 का भाग जा रहा है, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ भाग देंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 11/12 जो है इसका उत्तर आएगा, है ना। आप चाहो तो पहले 2 का भाग देकर सीधा 11/12 आंसर भी लिख सकते हो। प्रश्न 17 है, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। तो पहला प्रश्न तो हमारा बहुत सिंपल है ना भाई, कुल बल्ब कितने हैं 20, उसमें से 4 बल्ब खराब है ना। तो यहाँ पर खराब बल्ब कितने हैं, खराब बल्ब जो है वो हमें दिए हैं 4, और कुल बल्ब कितने हैं, कुल बल्ब हमें दिए हैं 20। हमें
खराब बल्ब की प्रायिकता चाहिए, तो PE बराबर अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम, दोनों में 4 का भाग जा रहा है, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, 1/5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब जो दूसरा प्रश्न है वो है, मान लीजिए एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, यानी कि एक बल्ब वो खराब नहीं था, वो सही था, तो 20 में से एक हमने निकाल दिया, तो कितने हो गए, अब कुल बल्ब हमारे पास 19 हो गए, ठीक है। और नहीं इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं है, यानी खराब नहीं होने की प्रायिकता अब की बार हमें ज्ञात करनी है, और वो सूत्र मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो एक बल्ब इसने निकाल दिया, तो अब जो कुल बल्ब हमारे पास बचे हैं, कुल बल्ब वो हमारे पास कितने बचे हैं, 19 बचे हैं, और हमें बल्ब खराब नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो खराब बल्ब कितने हैं, खराब बल्ब जो हमें दे रखे हैं वो दे रखे हैं 4, तो अब की बार हमें PE नहीं ज्ञात करना है, तो उसका सूत्र हमने क्या बताया था कि भाई जो कुल बल्ब है उसकी संख्या माइनस खराब बल्ब है जो उसकी संख्या, ठीक है। वैसे हमें खराब बल्ब नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो इसमें से हमें खराब बल्ब घटा देने हैं, बट्टा वापस आएगा कुल बल्ब की संख्या। तो कुल बल्ब हमारे पास कितने बचे, अब 19 बचे, माइनस खराब बल्ब कितने हैं, 4, है ना, क्योंकि जो बल्ब अलग किया वो खराब नहीं था, वो सही बल्ब था, तो खराब बल्ब की संख्या अभी भी हमारे पास 4 है, बट्टा कुल बल्ब कितने हैं, 19। अब 19 में से 4 घटाओ, तो 19 में से 4 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 15/19, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा खराब बल्ब नहीं होने की प्रायिकता। प्रश्न 18 है, एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या। यानी कि हमें एक पेटी में 90 डिस्क दी है और एक डिस्क पर 1, दूसरी डिस्क पर 2, ऐसे करते 90 संख्याएं टोटल उस पर लिखी हुई है, यानी 90 अलग अलग डिस्क उस पेटी के अंदर है। अब हमें ज्ञात करना है कि उस पेटी में 2 अंकों की एक संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कुल डिस्क है, ठीक है, उसकी संख्या कितनी है, उसकी संख्या है 90, है ना, और हमें मतलब किससे है, हमें 2 अंकों वाली संख्या से मतलब है, यानी 2 अंकों की एक संख्या, तो वो क्या क्या हो सकती है, तो देखो 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 10 से स्टार्ट होती है, इसमें 2 अंक है, फिर उसके बाद 11, 12, ऐसे करते हुए सब 90 तक, ये टोटली कितनी है, 2 अंकों की संख्या है। तो ये टोटल कितने अंक होंगे, तो इसका मतलब है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 2 अंक नहीं है, ये केवल 1 अंक है। तो 9 जो 90 संख्याएं हैं वो सभी 2 अंकों की संख्या है, उसमें से 9 निकाल दो तो कितनी बची, 81, यानी 81 अंक जो है वो 2 अंकों की एक संख्या है, ठीक है। अब हमें प्रायिकता निकालनी है PE, तो अनुकूल परिणाम तो हमारे कितने हो गए, 81, क्योंकि हमें पूछा है 2 अंकों की एक संख्या, और कुल परिणाम हो गए 90, इन दोनों में 9 का भाग जाता है, 9 9 81 और 9 दाए 90, 9/10 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखो दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो देखो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, 1, 2 का 2 से गुणा 4, 3 का 3 से गुणा 9, 4 का 4 से गुणा 16, 5 का 5 से गुणा 25, तो ये सभी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो कुल डिस्क कितनी है, तो यहाँ पर कुल डिस्क तो हमें दे रखी है 90, ठीक है, उसमें से हमें पूर्ण वर्ग संख्याएं चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है, तो वो कौन कौन सी है, तो 1 का 1 से गुणा, 2 का 2 से गुणा 4, 3 का 3 से गुणा 9, 4 चौक 16, 5 चौक 25, 6 छंग 36, 7 साती 49, 8 आठी 64, 9 9 81, है ना, और 10 × 10 100 होता है, 100 तो हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास 90 डिस्क की है। तो ये अब देखो कितने अंक हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 9 पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, ठीक है। तो अब हमारी जो प्रायिकता है PE
वो क्या होगी, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम, यानी ये हो जाएगा 9/90। तो अभी भी इन दोनों में 9 का भाग जा रहा है, 9 एकम 9 और 9 दाए 90, यानी 1/10 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न है 5 से विभाज्य एक संख्या। तो 5 से विभाजित कौन होती है, जो 5 के पहाड़े में आती है वो 5 से विभाजित होती है ना। तो यहाँ पर जो कुल डिस्क है यानी कुल परिणाम जो है वो हमें दिए हैं 90, और हमें यहाँ पूछ रहा है 5 से विभाजित संख्याएं। तो 5 से विभाज्य जो संख्याएं हैं वो कौन कौन सी है ना। तो देखो सबसे पहले 1 से 90 तक मैं देखूँ तो 5 5 से विभाजित होता है, ठीक है। 5, 10, 15, 20, 25, फिर उसके बाद में आता है 30, 35, 40, 45, 50, फिर आता है 55, 60, फिर आता है 65, है ना, 70, 75, 80, 85 और लास्ट में 90। ये सभी संख्याएं 5 से विभाजित है। अब ये कितनी संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। टोटल कितनी संख्याएं हैं, ये टोटल 18 संख्याएं हैं। यानी हमारे अनुकूल परिणाम 18 है और कुल परिणाम 9 है ना। तो प्रायिकता क्या होगी, PE बराबर 18, कुल डिस्क 90 है, सॉरी 18/90 है ना। और इन दोनों में देखो 9 का पहाड़ा है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 दाए 90। अब इन दोनों में 2 का पहाड़ा है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी 1/5 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न 19 है, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। यानी कि जो फलक है पासे में 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो इसमें ABCD फिर E और फिर A, ये फलकों पर नंबर की जगह चिपकाए हुए हैं। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, तो इसमें एक बार फेंका जा रहा है ना। इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त हो और D प्राप्त हो। तो देखो बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो कुल फलक है यानी कि कुल परिणाम जो है वो कितने हैं, टोटल 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। हमें ए की प्रायिकता ज्ञात करनी है, ए आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ए के जो फलक है यहाँ पर वो हमें कितने दे रखे हैं, तो ए यहाँ पर 2 बार दे रखा है ना। तो ये हमारा हो गया अनुकूल परिणाम। तो प्रायिकता क्या हो गई, प्रायिकता हो गई अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, यानी 2/6। तो उत्तर आ गया 2 एकम 2 और 2 त्रिया 6, 1/3। फिर दूसरे प्रश्न में क्या है, डी प्राप्त हो। तो यहाँ पर भी देखो कुल परिणाम हमारे कितने हैं, तो कुल परिणाम फिक्स है 6 है, और डी के फलक यानी डी कितने फलकों पर आ रहा है, तो यहाँ पर केवल एक बार आ रहा है। तो प्रायिकता क्या हो गई, PE बराबर 1/6, ठीक है। प्रश्न 20 है, मान लीजिए आप एक पासे को आकृति 14.6 में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। यानी कि कुल मिला के हमारे पास एक पासा है और उस पासे को मुझे क्या करना है, इस आयताकार भाग में फेंकना है। इस आयताकार भाग का मतलब हो गया इसके क्षेत्रफल के अंदर फेंकना है। अब इस क्षेत्रफल में जो है एक हमारा वृत्त भी दिया हुआ है। अब इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है कि जब वो पासा मैं फेंकूंगा तो वो यहाँ पर नहीं गिरेगा, यहाँ पर नहीं गिरेगा, वो कहाँ गिरेगा, वृत्त के इस क्षेत्रफल में गिरेगा। इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता का फॉर्मूला है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम यहाँ पर है वृत्त का क्षेत्रफल और कुल परिणाम यहाँ पर क्या है, आयत का क्षेत्रफल। यानी कि इनके क्षेत्रफल हमें निकालने पड़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखो यहाँ हमें आयत की लंबाई दी हुई है, आयत की जो लंबाई है वो हमें दी हुई है 3 मीटर। आयत की चौड़ाई भी हमें दी हुई है, आयत की चौड़ाई हमें दी है 2 मीटर, ठीक है। फिर आयत का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, आयत का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई है 3 मीटर और चौड़ाई है 2 मीटर। 3 का 2 से गुणा हो गया 6 वर्ग मीटर।
तो इसका आयत का क्षेत्रफल तो हमारा आ गया। अब हमें चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल, लेकिन वृत्त में हमें क्या दिया है, वृत्त का व्यास दिया है 1 मीटर, ये जो व्यास है वो हमें दिया है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि हमें त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, व्यास का आधा करेंगे तो हमें त्रिज्या मिल जाएगी। तो चलो यहाँ लिखते हैं, जो वृत्त है, वृत्त की जो त्रिज्या है वो कैसे निकालनी है, त्रिज्या बराबर व्यास बट्टा 2, व्यास है 1 और बट्टा 2 करेंगे तो 1/2 मीटर जो है वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। अब हमें चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह हमें पाई रखना है, इसको कुछ नहीं करना है। आर की जगह कोष्टक बना दो और ऊपर घात 2 लिख दो। अब आर कितना है, त्रिज्या को हम आर बोलते हैं, आर है 1/2, तो कोष्टक में आएगा 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो पाई की जगह पाई, 1/2 का घात 2 का मतलब होता है 1/2 का 1/2 से गुणा, है ना। तो हम क्या करेंगे, 1/2 का 1/2 से गुणा करेंगे तो 1 का 1 से गुणा 1, 2 का 2 से गुणा 4, यानी हमें मिलेगा पाई इंटू 1/4। पाई का 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा पाई/4 वर्ग मीटर। तो हमारे पास आयत का क्षेत्रफल भी आ गया, वृत्त का क्षेत्रफल भी आ गया, और अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि प्रासा जो है वो वृत्त के अंदर गिरे, है ना। तो यहाँ पर सीधा मैं लिख देता हूँ पी ई बराबर, ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा अनुकूल परिणाम यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, बट्टा नीचे आएगा कुल परिणाम यानी कि कुल परिणाम यानी आयत का क्षेत्रफल। यहाँ पर कुल परिणाम लिख दिया मैंने, यहाँ लिख देना आप आयत का क्षेत्रफल। इसको काट कर मैं वापस लिख देता हूँ, वृत्त का क्षेत्रफल बट्टा आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो है पाई/4 बट्टा आयत का क्षेत्रफल कितना है 6। अब पाई/4 जो है ये 4 6 के साथ गुणे में चला जाएगा, तो ये हो गया पाई/4 इंटू 6। तो 4 का 6 से गुणा कराएंगे तो 6 चौक 24 होता है, तो पाई/24 जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पाई/24, ठीक है। प्रश्न 21 है, 144 बॉल पेन के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है, यानी कि कुल 144 पेन है, उसमें से 20 खराब है, शेष अच्छे हैं। आप वह पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छे हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिक एक पेन निकालकर आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे। तो भाई जो पेन अच्छा होगा वही हम खरीदेंगे, तो पहले का तो उत्तर सिंपल हो जाएगा, है ना। अच्छे पेन कितने वो हमें निकालने, अच्छे पेन, तो अच्छे पेन हमें कैसे मिलेंगे भाई, कुल पेन कितने हैं 144 है, उसमें से 20 खराब पेन है तो 20 हम निकाल देंगे। तो देखो 4 में से 0 गया 4, ठीक है, फिर 4 में से 2 गए 2 और बचा 1, यानी 124 पेन जो है वो अच्छे हैं, ठीक है। फिर खराब पेन कितने हैं, तो खराब पेन है हमारे पास 20, और कुल पेन कितने हैं, कुल पेन यहाँ दिए हैं 144, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमें पहले का उत्तर चाहिए, यानी आप वह पेन खरीदेंगे, तो अच्छा पेन होगा तभी तो हम खरीदेंगे, है ना। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का उत्तर हम लिख देते हैं पी ई बराबर अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो कुल अच्छे परिणाम कितने हैं 124 है, तो यहाँ 124 आएगा, और कुल पेन कितने हैं 144, तो नीचे 144 आएगा। अब देखो इन दोनों में 4 का भाग जा रहा है, तो मैं 4 से इसको विभाजित करूँगा, 4 त्रिया 12 और 4 एकम 4, आप भाग देना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, है ना। फिर 4 त्रिया 12, पीछे बचा 2 और 4 छंग 24, यानी 31/36 जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा है आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, तो नहीं खरीदेंगे इसका मतलब वो खराब है इसलिए हम उसको नहीं खरीदेंगे। तो खराब पेन की संख्या तो हमें यहाँ दी रखी है ना, और कुल पेन की संख्या हमें दे रखी है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी 20/144। तो दूसरा भी हम कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर खराब पेन कितने हैं, खराब पेन है 20, और कुल पेन कितने हैं, कुल पेन है 144,
तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी ई बराबर 20/144। दोनों में 4 से काटेंगे तो 5 चौक 20 और 4 त्रिया 12 और 4 छंग 24, 5/36 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 22 है, उदाहरण 13 को देखिए, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। यानी उदाहरण 2 में हमें क्या कहा है, उदाहरण 2 में हमें 2 पासे दिए हैं और इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने बताया था कि जब एक पासा होता है तो कितने परिणाम होते हैं और 2 पासे होते हैं तो कितने परिणाम होते हैं। तो उदाहरण 13 में हमें 2 पासे दिए हैं और हमें यहाँ पर कह रहा है कि अगर मैं दोनों पासों को फेंकता हूँ, ठीक है, तो दोनों पासों की संख्याओं का जो योग है वो 2 होगा। इसकी क्या प्रायिकता होगी, उन पासों का योग 3 होगा। इसकी क्या प्रायिकता होगी, उन पासों का योग 4 होगा। इसकी क्या प्रायिकता होगी। यानी इन सभी के उत्तर हमें यहाँ पर सारणी में लिखने हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास कितने पासे हैं, 2 पासे हैं और हम जानते हैं कि जब हमारे टोटल 2 पासे होते हैं तो कुल परिणाम 36 होते हैं। और कुल परिणाम 36 में क्या होता है कि हो सकता है जब मैं दोनों पासों को एक साथ फेंकूं तो दोनों में कितना आ जाए, 1-1 आ जाए। ये भी हो सकता है एक में 1 आए दूसरे में 2 आए। फिर ये भी हो सकता है 1 और 3 आ जाए। ऐसे करके 2-1 2-2 2-3 और ऐसे आता रहे। 3-1 3-2 ऐसे भी आ सकता है। 4-1 4-2 ऐसे भी आ सकता है। 5-1 5-2 ऐसा भी आ सकता है और 6-1 6-2 ऐसा भी आ सकता है। यानी कुल कितनी संभावनाएं हो सकती है, कुल ऐसी 36 संभावनाएं हो सकती है और ये 36 संभावनाएं मैंने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। ये मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आपको बताया था। अब यहाँ पर जो है हमें इस सारणी को भरना है। तो इस सारणी को भरने के लिए हमें इन सब प्रश्नों के क्या करने पड़ेंगे, उत्तर देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखो, हम सूत्र तो जानते हैं। सूत्र क्या होता है कि जो प्रायिकता होती है इसका सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम, है ना। और यहाँ पर ऊपर हमें अनुकूल परिणाम दे रखे हैं और नीचे हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो कुल परिणाम तो यहाँ पर कितना है, 36 है, क्योंकि यहाँ पर 2 पासों की बात हो रही है। जब 2 पासे एक साथ फेंकते हैं या 2 पासों को एक एक करके फेंकते हैं तब हर केस में हमारा कुल परिणाम कितना होता है, 36 होता है, ठीक है। तो कुल परिणाम तो हमें मिल गए। अब अनुकूल परिणाम हमें बताने वो हम यहाँ से बताएंगे। ये कह रहा है कि घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 हो। तो हम जानते हैं कि भाई दोनों पासों में जब 1-1 आएगा तभी तो इसकी जोड़ कितनी आएगी, 2 आएगी। इसके अलावा ऐसी घटना देख लो जिसमें दोनों का योग 2 आए, ऐसा संभव नहीं है। तो ऐसा हमें कितनी बार देखने को मिल रहा है, केवल 1 बार देखने को मिल रहा है। तो हमारे अनुकूल परिणाम कितना हो गया, 1 हो गया। इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर होगा 1/36। बात समझ में आई, ठीक है। तो अब देखो, जब दोनों पासों को हम फेंकेंगे तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि उन दोनों का योग 3 हो। तो ऐसा कितनी बार हो सकता है, तो यहाँ पर देखो, जब पहले पासे में 1 आए और दूसरे पासे में 2 आए तब हमारा योग कितना बनता है, 3 बनता है ना। यानी कि 1 और 2 आने पर 3 आता है। ऐसा भी हो सकता है एक पासे में 2 आ जाए और दूसरे पासे में 1 आ जाए, तब भी योग कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना। अब इन दोनों के अलावा ऐसी कोई भी स्थिति नहीं बनेगी कि उन दोनों का योग 3 आए, है ना। तो यहाँ पर हमारे अनुकूल परिणाम कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, है ना। अनुकूल परिणाम कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं और कुल परिणाम कितने हैं, 36। तो उत्तर आ गया 2/36। इसको आप सरल भी कर सकते हो। 2/36 को आप 2 एकम 2 और यहाँ पर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2 और 2 आठे 16, 1/8 भी यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। फिर देखो, दोनों पासों का योग 4 हो तो ऐसा कब हो सकता है। देखो, यदि पहले पासे में 1 आए और दूसरे पासे में 3 आए तब दोनों की जोड़ हमारी कितनी बनेगी, 4 बनेगी। फिर इसको सीधी गिनती और इसकी उल्टी गिनती लिखो। यानी 1 के बाद क्या आता है, 2 और 3 के पीछे कितना आता है, 2। तो 2 और 2 भी कितना होता है, 4। फिर 2 के आगे बढ़ो 3 और 2 के पीछे बढ़ो कितना, 1। इनका योग भी कितना आता है, 4। तो ऐसी अनुकूल परिस्थितियाँ कितनी बन सकती है, 3। तो हमारा प्रायिकता क्या हो जाएगा, 3/36। फिर दोनों पासों का योग 5 हो तो ऐसा कितनी बार हो सकता है। तो देखो, एक तो मैं 1 लूँ और फिर 4 लूँ तब कितना आ रहा है, 5 आ रहा है दोनों का योग। अब इसकी तो सीधी गिनती लिखो, इसकी उल्टी गिनती लिखो। तो 1 के बाद आता है 2,
फिर 3, फिर 4, 4 रुक जाओ, है ना, ये लास्ट हमारा 4 है। फिर यहाँ उल्टी गिनती, तो 4 के बाद आता है 3, फिर 2 और फिर 1। तो देखो हर कंडीशन में योग हमारा कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ऐसी कितनी बार आ रहा है, ऐसे 4 बार आ रहा है। तो हमारी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 4/36, है ना। फिर इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार दोनों पासों का योग 6 है। तो 6 कब होगा, देखो जब 1 और 5 हो, है ना। अब इसकी उल्टी गिनती, इसकी सीधी गिनती और इसकी उल्टी गिनती, तो 1 2 3 4 और 5, 5 आने पर रुक जाना है। फिर 5 के 4, फिर आता है 3, फिर 2 और फिर 1। हर केस में योग कितना आ रहा है, देखो 6 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी अनुकूल स्थितियाँ कितनी बन रही है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा 5/36। बात समझ में आ रही है ना। और ये सारे परिणाम हम इसमें से ले रहे हैं, ये सारे परिणाम इसी में से ले रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप दो पासों का योग ये लेके आओगे। बात समझ रहे हो ना। फिर देखो यहाँ पर दोनों पासों का योग 7 आना चाहिए, तो 7 कैसे आएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे भाई यहाँ 1 होगा, है ना। नहीं, अब यहाँ 1 नहीं हो सकता, क्योंकि हाँ 1 होगा, 1 और 6, तब हमारा योग कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। अब इसकी सीधी गिनती, इसकी उल्टी गिनती, तो यहाँ आ जाएगा 2 3 4 5 और 6, 6 आ गया तो रुक जाना है। फिर उसके बाद यहाँ 6 का 5 4 3 2 और 1। हर कंडीशन में दोनों का योग कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। और ऐसी अनुकूल स्थितियाँ कितनी बार बन रही है, 1 2 3 4 5 6 बार बन रही है। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 6/36, है ना। फिर यहाँ पर आंसर हमें दे रखा है 5/36। अब ये कैसे आया वो भी पता करते हैं। दोनों पासों का योग कितना है, 8 है। तो 8 कब बनेगा, जब यहाँ पर हम 2 लें और 6 लें तो 8 बनेगा, है ना। तो अब हमें 1 नहीं लेना है, क्योंकि 1 और 6 से 7 बन रहा है, 2 और 6 लेना है। अब सीधी गिनती और उल्टी गिनती, 2 के बाद आएगा 3 4 5 6, फिर यहाँ पर 5 6 के बाद आएगा 5 4 3 2। हर केस में हमारा योग कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। और ये कितनी स्थितियाँ हैं, 1 2 3 4 और 5 स्थितियाँ, इसलिए यहाँ 5/36 आएगा। फिर 9, दोनों पासों का योग कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो देखो 9 कब आएगा, जब एक पासे में 3 हो, दूसरे में 6 हो, तब 9 होगा, है ना। फिर इसकी सीधी गिनती, तो 3 के बाद 4 5 6, इसकी उल्टी गिनती 5 4 और 3। हर केस में योग कितना आ रहा है, देखो 9 आ रहा है, ठीक है। ऐसी कितनी स्थितियाँ हैं, 4। तो उत्तर आ जाएगा 4/36। फिर इसमें 10 कब बनेगा, तो जब मैं यहाँ पर एक पासे में कितना लूँ, 10 लाना है मुझे। तो एक पासे में हम 3 नहीं ले सकते, क्योंकि 3 और 6 9 होता है। चलो 4 ले लो। फिर इसमें हमें कितना लेना है, 6 लेना है। तो 4 और 6 10 होता है। तो 4 के बाद आता है 5 6 और उल्टी गिनती करो, तो 6 के बाद 5 और फिर 4। कितनी स्थितियाँ बनी, 1 2 3। तो उत्तर आ जाएगा 3/36। फिर 11 चाहिए, तो 5 और 6 और 6 और 5, 2 स्थितियाँ बनेगी, तो 2/36। फिर 12 चाहिए, तो केवल 6 और 6 लूँगा तभी 12 बनेगा, तो 1/36। तो यहाँ पर ये सारणी हमने फिल कर दी है, ठीक है। अब मान लो परीक्षा में आपको ऐसा पूछे कि दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों में अंकों का योग 8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कुल परिणाम तो फिक्स है। कुल परिणाम यहाँ कितने हैं भाई, 36 है ना, क्योंकि दो पासे हैं। और अब हमें चाहिए अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हमें कैसे मिलेंगे, तो देखो दोनों पासों का योग 8 कब होगा, जब यहाँ पर मैं कितने पासे लूँ, 2 पासे लूँ। एक पासे में 2 अंक आए और एक पासे में 6 आए। फिर क्या लूँ, तो यहाँ पर देखो 2 के आगे 3 और इसके 5 कर दो। फिर 3 के आगे आता है 4 और 5 के आगे पीछे आता है 4। फिर उसके बाद 4 के बाद आएगा 5, है ना, और 5 और 3 8 होता है। फिर एक स्थिति और बनेगी 6 और 2। तो कुल कितनी स्थितियाँ हुई, 1 2 3 4 और 5। तो कुल हमारे अनुकूल परिणाम हो गए 5। फिर सूत्र लगा दो, PE बराबर 5/36। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर पर्टिकुलर आपको अलग से प्रश्न पूछता है तो आपको ऐसे करना है। फिर यहाँ देखो दूसरा प्रश्न है, एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम हैं। 11 कैसे हैं,
भाई 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है ना, यानी ये परिणाम अगर दोनों पासों का योग हम करें तो ये चीज़ें आ सकती है। तो यहाँ पर ये टोटल कितने परिणाम आ रहे हैं, यहाँ 11 परिणाम आ रहे हैं। अतः प्रत्येक की प्रायिकता क्या 1/11 है? क्या आप इस तर्क से सहमत है? सह कारण उत्तर दीजिए। तो हम इस तर्क से सहमत नहीं हैं, क्योंकि ये जो प्रायिकता ये बता रहा है 1/11, ये संप्राय नहीं है ना, संप्राय प्रायिकता नहीं है। संप्राय या संप्रायिक है ना, संप्रायिक नहीं है। संप्रायिक का मतलब है कि 50-50 चांस नहीं है इसमें, है ना, कि हर बार हमारी प्रायिकता 1/11 ही निकले, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए यह तर्क सही नहीं है। प्रश्न 23 है, एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। तो यहाँ पर देखो सिक्कों की बात हो रही है और सिक्कों को हम लगातार 3 बार उछाल रहे हैं। तो चाहे सिक्के को हम एक ही सिक्के को 3 बार उछालें या फिर हमारे पास कुल 3 सिक्के हो उनको एक साथ उछालें, बात एक ही है। तो यहाँ पर हम सिक्के कितने ले रहे हैं भाई, सिक्के 3 ले रहे हैं। अब हमें कुल परिणाम निकालना है। तो हम जानते हैं कि भाई एक सिक्के में एक तरफ हेड होता है और दूसरी तरफ टेल होता है। तो यहाँ पर कुल कितनी चीज़ें हैं, 2 चीज़ें हैं। अब 3 सिक्के हैं तो इसके ऊपर घात 3 लगा दो तो हमें कुल परिणाम मिल जाएंगे। तो 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 × 2 × 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कुल परिणाम 8 आएंगे। अब वो क्या क्या होंगे, तो देखो मान लो मेरे पास 3 सिक्के हैं, है ना, या 3 सिक्के लो या फिर एक ही सिक्के को 3 बार उछालो, बात एक ही है। 3 सिक्के हैं, तीनों को एक साथ मैं उछालता हूँ। तो मान लो तीनों सिक्के को उछालने पर तीनों पर क्या आ गया, हेड 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 आ गया, चित 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 आ गया। या फिर तीनों में क्या आ जाए, टी टी टी, टेल 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 आ जाए, पट 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 आ जाए, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 बार एच आए 1 बार टी आए। ऐसा भी हो सकता है ये टी बीच में आए, दोनों तरफ एच आए। ऐसा भी हो सकता है ये टी इस तरफ आए और 2 एच इस तरफ आए। फिर यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है इस तरफ दोनों में टी आए, इधर एच आए। ऐसा भी हो सकता है कि एच हमारा बीच में आ जाए, टी इधर आ जाए। ऐसा भी हो सकता है एच इधर आए और दोनों टी इधर आए। तो ये टोटल कितनी स्थितियां बन गई, 8 स्थितियां बन गई कि ऐसा ऐसा हो सकता है। बात समझ में आई? अच्छा, अब हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो देखो हमने क्या लिया, 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला। तो यहाँ लिखेंगे 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछालने पर संभावित परिणाम यानी क्या क्या परिणाम आ सकते हैं, उनकी संख्या कितनी है, 8 है। अब वो क्या क्या है, तो हो सकता है तीनों बार एच आ जाए, हो सकता है 2 बार एच आए 1 बार टी आए, एच टी एच आए, या फिर टी एच एच आए, या फिर तीनों बार टी आए, तीनों बार टी आए, या फिर 2 बार टी और 1 बार एच आए, 1 बार टी एच टी आए, या फिर एच टी टी आए। तो ये संभावित परिणाम 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 हो सकते हैं, है ना। फिर हमें वो जीतेगा कब, जब या तो तीनों बार जीता है या तीनों बार पट आए। तो ऐसा कितनी बार हो रहा है, 1 और 2, केवल 2 बार ऐसा हो रहा है ना। तो यहाँ लिखेंगे हनीफ कहाँ गया, ये रहा, हनीफ के खेल में जीतने के अनुकूल परिणाम, और वो कितने हैं, वो है 2। कौन कौन से, या तो तीनों में एच 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 आए, या फिर तीनों में टी 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 आए, तब वो जीतेगा, नहीं तो हार जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, अब हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता चाहिए। ठीक है, तो हमें चाहिए पी ई नहीं, जीतने की नहीं, हारने की प्रायिकता चाहिए, है ना। तो पी ई नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको सूत्र बता चुका हूँ कि जो कुल परिणाम है
है ना, उसमें से हमें जीतने के परिणाम निकालने हैं, जीतने के परिणाम, ठीक है। फिर बट्टा नीचे आ जाएगा कुल परिणाम, बराबर कुल परिणाम कितने हैं 8, जीतने के चांस कितने हैं 2 और कुल परिणाम कितने हैं 8, तो हमें मिल जाएगा पी नहीं यानी हारने के परिणाम। तो 8 में से 2 गया 6/8, भाग देंगे दोनों में, 2 3 6, 2 चौके 8, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूँ। तो देखो दूसरे तरीके में आपको यहाँ तक तो करना ही है, हनीफ के खेल में जीतने के अनुकूल परिणाम बराबर 2। तो यहाँ लिखेंगे हनीफ के जीतने की प्रायिकता, जीतने की जो प्रायिकता है वो क्या होगी, तो हम कहेंगे पी जो है वो कितनी बार जीत सकता है, 2 बार जीत सकता है, और कुल प्रायिकता कितनी है 8, तो भाग देंगे 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1/4। और हमें क्या चाहिए, हमें हारने की प्रायिकता चाहिए। तो हारने की प्रायिकता कैसे ज्ञात करेंगे, हारने की प्रायिकता तो हम जानते हैं कि भाई पी ई प्लस पी ई नहीं, इनका योग कितना होता है 1 होता है। पी ई हमने निकाल दिया 1/4, और पी ई नहीं है वो हमें ज्ञात करना है, यानी हारने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। उसको उधर भेजेंगे तो पी ई नहीं और 1 अपनी जगह पर, ये उधर गया तो माइनस का 1/4 होगा। घटाएंगे तो 4 का 1 से गुणा 4, क्रॉस गुणा करेंगे तो 4 - 1, 4 में से 1 गया 3/4, यानी कि हारने की जो प्रायिकता है वो कितने आएगी 3/4 आएगी। तो आपके पास ये दोनों ही तरीके हैं, जो तरीका आपको पसंद आए आप उससे कर सकते हो, है ना। प्रश्न 24 है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। तो जब मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कि जब हम 2 पासे लेते हैं तो या एक ही पासे को 2 बार फेंकते हैं तो कुल परिणाम हमें कितने मिलते हैं 36 मिलते हैं, जो कि यहाँ मैंने लिखे हैं, है ना। तो अब हमें 36 परिणामों में से क्या है वो ढूंढना है। इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, और दूसरा है 5 कम से कम एक बार आएगा। संकेत दिया है एक पासे को 2 बार फेंकना और 2 पासों को एक साथ फेंकना एक ही प्रयोग माना जाता है, ठीक है, जो मैंने अभी बताया था। तो यहाँ पर मुझे पहला प्रश्न ज्ञात करना है कि भाई 5 किसी भी बार नहीं आएगा। तो पहले तो देखो, जब मैं 2 पासे को एक साथ फेंकता हूँ तो 5 किस किस में आता है वो हम लिख देते हैं। तो यहाँ लिखता हूँ 5 आने की कुल संभावनाएं, कुल संभावनाएं। तो देखो पहले पासे में 1 आए, दूसरे पासे में 5 आए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो पहले पासे में 2 आए, दूसरे पासे में 5 आए, ऐसा भी हो सकता है। पहले पासे में 3, दूसरे में 5 आए, फिर 4 5 आए, ऐसा भी हो सकता है, और 5 5 आए, ऐसा भी हो सकता है ना। फिर उसके बाद एक और हो सकता है कि भाई 6 और 5 आ जाए, है ना, ऐसा भी हो सकता है कि भाई 6 और 5 आ जाए। इसका उल्टा भी हो सकता है, इन सब का उल्टा कर दो, हो सकता है 5 और फिर दूसरे में 1 आ जाए, 5 2 आ जाए, 5 3 आ जाए, फिर 5 4 आ जाए, 5 5 तो इसमें आ गया, तो अब 5 5 हम नहीं ले सकते। फिर क्या बच गया 5 6 बच गया, तो 5 6 आ जाए, ऐसा भी संभव हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास कुल कितनी स्थितियाँ बनी जिसमें 5 आ रहा है, तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि यहाँ पर 11 संभावनाएं ऐसी है जिसमें 5 आ सकता है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं 11 संभावनाएं, 11 संभावनाएं ऐसी है जिसमें 5 आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें पहले प्रश्न का उत्तर देना है। 5 किसी भी बार में नहीं आए, इसकी प्रायिकता यानी कि पी नहीं की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। और मैंने बताया था पी ई नहीं की प्रायिकता कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर हमें लिखना है कुल परिणाम, कुल परिणाम माइनस 5 आने की संभावनाएं, आने की संभावनाएं बट्टा कुल परिणाम। तो यहाँ पर देखो हमारे पास कुल परिणाम कितने हैं 36 है। इसमें 5 आने की जो संभावनाएं बन रही है वो कितनी बन रही है 11, तो 36 में से 11 घटाएंगे,
फिर कुल परिणाम कितने हैं 36। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखो 6 में से 1 गया 5, 3 में से 1 गया 2 बट्टा नीचे आएगा 36, यानी कि PE नहीं यानी 5 नहीं आने की जो प्रायिकता है वो हमारी हो जाएगी 25/36। फिर देखो दूसरा है 5 कम से कम एक बार आएगा, यानी कि अब की बार कम से कम एक 5 आना चाहिए, तो इसकी प्रायिकता होगी PE बराबर 5 आने की प्रायिकता, 5 आने की संभावना संभावना बट्टा कुल संभावना। तो देखो 5 आने की संभावना है, नीचे कर देता हूँ 5, यहाँ पर कितनी बार आ रहा है 11 बार ऐसी संभावनाएं बनती है, तो हमारी प्रायिकता हो जाएगी 11 बट्टा कुल संभावनाएं कितनी है 36, तो हमारा आंसर हो जाएगा 11/36। तो इस प्रकार से जो है आपको प्रश्न संख्या 24 करना है। और अगर मेरे वीडियोज आपको लगातार पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।